नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने और कोविड-19 से निपटने में सामूहिक प्रतिबद्धता पर होगा जोर। कोरोना महामारी की वजह से वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन। संयुक्त राष्ट्र के मंच से झूठ फैलाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को भारत का करारा जवाब। पीओके से अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान। भारतीय मिशन के प्रथम सचिव मिजितो विनीतो ने कहा, कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाले इमरान खान ने खुद कबूली की अपने देश में आतंकियों के प्रशिक्षण की बात। श्रीलंका के साथ बेहतर संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशान्वित। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज। द्विपक्षीय संबंधों के विस्तृत ढांचे की व्यापक समीक्षा के साथ कोरोना महामारी के बाद आपसी सहयोग में और वृद्धि करने के उपायों पर होगी चर्चा। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को आईएमएफ ने बताया अहम पहल। आईएमएफ में संचार विभाग के निदेशक गेरी राइस ने कहा, कोरोना महामारी के बीच घोषित आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दिया सहारा। और बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच 3 चरणों में होंगे चुनाव। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। कोविड-19 के मद्देनजर विशेष इंतजाम। जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी समेत सभी दलों ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री आज के पहले वक्ता होंगे। उनका भाषण न्यूयॉर्क के समय के अनुसार सुबह 9 बजे यानी भारतीय समय अनुसार शाम करीब 6:30 बजे होगा। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का विषय भविष्य जो हम चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र जिसकी हमें जरूरत है, बहुपक्षवाद के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कोविड-19 का सामना करने में प्रभावी बहुपक्षीय कार्रवाई है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा को कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में प्रधानमंत्री का संबोधन एक पूर्व रिकॉर्डेड वीडियो संदेश के तौर पर प्रसारित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच से झूठ फैलाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान से पीओके पर अवैध कब्जा खाली करने के लिए भी कहा है। शुक्रवार को यूएन में भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारतीय मिशन के प्रथम सचिव मिजितो विनीतो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर अब जो भी विवाद बचा है वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को लेकर है। हम पाकिस्तान को आगाह करते हैं कि वो उन इलाकों को खाली करें जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। Let me assert here loud and clear. The Union Territory of Jammu and Kashmir is an integral and inalienable part of India. The rules and legislations brought in the Union Territory of Jammu and Kashmir are strictly internal affairs of India. The only dispute left in Kashmir relates to that part of Kashmir that is still under illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to vacate all those areas that it is in illegal occupation of. भारत के खिलाफ झूठ फैलाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जवाब देते हुए भारत मिशन के प्रथम सचिव मिजितो ने कहा कि ये वही नेता हैं जिन्होंने साल 2019 में अमेरिका में सार्वजनिक तौर पर यह माना था कि उनके देश में अभी भी 30-40 हजार की तादाद में आतंकवादी मौजूद हैं जो पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित हैं और अफगानिस्तान और भारतीय संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। The leader whom we heard today
is the same person who referred to the terrorist Osama bin Laden as a martyr in his parliament in July. The same leader who spewed venom today admitted in 2019 in public in the US that his country still has about 30,000 to 40,000 terrorists who have been trained by Pakistan and have fought in Afghanistan and in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This is the country that has systematically cleansed its minorities, including Hindus, Christians, Sikhs, and others, through the abuse of its blasphemy laws and through forced religious conversions. For someone who professes to be a champion of Islam, this is also a country that has encouraged killing of fellow Muslims merely because they belong to a different sect or to a different region in Pakistan, and through sponsoring terrorist attacks against its neighbors. The only crowning glory that this country has to show to the world for the last 70 years is terrorism, ethnic cleansing, majoritarian fundamentalism, and clandestine nuclear trade. Mr. President, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारतीय स्थायी मिशन के प्रथम सचिव सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सेंथिल ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है। 1947 में पाकिस्तान ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 23% थी, जो कि अब घटकर बेहद कम रह गई है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में वास्तविक कश्मीरियों को निकालकर अनुपात में बदलाव किया जा रहा है। सेंथिल कुमार ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां पे बलपूर्वक गायब करना, सरकारी हिंसा, पलायन के लिए मजबूर करना, शोषण, आर्मी ऑपरेशन, अत्याचार, मारना फेंकना, यातना शिविर जैसी आम बातें हैं। सेंथिल कुमार ने कहा कि दूसरों को उपदेश देने में से पहले पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि आतंकवाद मानवाधिकार उल्लंघन और मानवता के खिलाफ अपराध का सबसे खराब स्वरूप है। दुनिया को ऐसे देश में मानवाधिकार पर पाठ की जरूरत नहीं है जो आतंकवाद की नर्सरी और केंद्र के रूप में माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के बीच डिजिटल शिखर वार्ता आज आयोजित होगी। भारत का किसी पड़ोसी देश के साथ ये पहला आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है। वहीं हाल में श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद को संभालने के बाद से महिंद्रा राजपक्षे की पहली राजनीतिक वार्ता है। महिंद्रा राजपक्षे ने ट्वीट करके कहा कि वो भारत के साथ वार्ता के लिए बहुत उत्सुक हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब में ट्वीट कर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था, रक्षा, पर्यटन और आपसी हितों से जुड़े अन्य क्षेत्रों में बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा और समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के साथ नियमित बातचीत बनाए रखी है, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए सहयोग के बारे में बातचीत हुई। This virtual bilateral summit, which is going to be held under challenging circumstances posed by COVID-19 pandemic, testifies to the deep-rooted civilizational ties and heritage between the two neighboring countries. This is also a reflection of our neighborhood first policy as well as the Sagar doctrine. The virtual bilateral summit will give an opportunity to the two leaders to comprehensively review the broad framework of our bilateral relationship in the context of the time-tested friendly ties between the two countries. भारत ने श्रीलंका को 3 सौर परियोजना के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की पेशकश की। श्रीलंका में भारत के राजदूत गोपाल बागले और श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री के बीच बातचीत हुई, जिसमें बिजली क्षेत्र में मजबूत और बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। भारतीय राजदूत ने मार्च 2018 में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संस्थापक सम्मेलन के दौरान घोषित 3 सौर परियोजनाओं के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की ऋण रेखा के लिए भारत की ओर से श्रीलंका को एक प्रस्ताव देते हुए एक पत्र की प्रति सौंपी। ये ऋण रेखा श्रीलंका के 20,000 घरों और 1,000 सरकारी भवनों के लिए छत पर बने सोलर सिस्टम के लिए वित्त पोषण को कवर करेगी। इन छत प्रणालियों की संयुक्त उत्पादन क्षमता लगभग 60 मेगावाट होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के बीच शुक्रवार को फोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री के रूप में सुगा की नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी और अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि पिछले कुछ सालों में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी में काफी प्रगति हुई और उन्होंने आपसी विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित इस रिश्ते को और मजबूत करने का इरादा जताया। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आज के समय में कोविड-19 महामारी सहित वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए और भी अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक आर्किटेक्चर को लचीला आपूर्ति श्रृंखलाओं पर आधारित बनाया जाना चाहिए और इस संदर्भ में उन्होंने भारत, जापान और अन्य समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति में सुधार के बाद प्रधानमंत्री सुगा को वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमिक्स का चौथा संस्करण आज से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास उत्तरी अरब सागर में होगा। जिमिक्स भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। और शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में भारतीय पक्ष से विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने हिस्सा लिया। बैठक में सामान्य हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर परामर्श किया गया। ये बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई। अधिकारियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास और इसके साथ ही आतंकवाद, साइबर, समुद्री सुरक्षा सहित सुरक्षा मामलों में चल रहे और प्रस्तावित व्यवहारिक सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया। आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने और विविधता लाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। उन्होंने महामारी का मुकाबला करने के सर्वोत्तम तरीकों को साझा किया। क्वाड अधिकारियों ने साझा मूल्यों और सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान के आधार पर एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने इस वर्ष के अंत में क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। और इस साल सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में नहीं होगा। ये फैसला गुरुवार को सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में लिया गया। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक की मेजबानी नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने की। बैठक में यह तय किया गया कि इस्लामाबाद में सम्मेलन कराने के लिए फिलहाल कोई तारीख ठीक नहीं है। सभी देश कोरोना महामारी से निपटने में जुटे हैं और सम्मेलन के लिए उनके पास समय नहीं है। हालांकि बातचीत में इस्लामाबाद में सम्मेलन कराने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन देशों के बीच सहमति न होने से प्रस्ताव गिर गया। इस संदर्भ में सदस्य देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 पर बुलाई गई सार्क देशों के नेताओं की बैठक की सराहना की। साथ ही इस बैठक में कोविड-19 के खिलाफ एक क्षेत्रीय स्तर पर उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की गई। यदि बहुपक्षवाद को विकसित होना है तो ये सिर्फ उदार ही नहीं रहे बल्कि रचनात्मक और व्यवहारिक भी हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को बहुपक्षवाद के लिए गठबंधन की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही। विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा लचीला बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का उल्लेख किया। उन्होंने जल जीवन और उजाला योजना और आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी बात की। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ वार्ता की, जिसमें अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने की ऐतिहासिक पहल सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान के प्रभावशाली नेता दोस्तम की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब वहां पे 19 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए हाल ही में तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बार सीधी वार्ता हुई। बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, भारत अफगान नीति, अफगान नियंत्रित और अफगानिस्तान के स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को एक अहम पहल करार दिया। आईएमएफ में संचार विभाग के निदेशक गेरी राइस ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के बाद घोषित आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज ने भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। उन्होंने कहा कि बड़े जोखिमों को कम भी किया है, इसलिए हम इस पहल को अहम मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ऐसे में अर्थव्यवस्था में प्रतिबद्धता और दक्षता बढ़ाने को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बेहद अहम हैं। राइस के अनुसार भारत में मेक फॉर द वर्ल्ड लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना प्राथमिकता होनी चाहिए जो भारत को व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी समेत अन्य माध्यमों से वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत कर सके। और बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच 3 चरण में चुनाव होंगे और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी समेत सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। आयोग ने कोरोना काल में होने वाले इन चुनावों के लिए विशेष तैयारियां भी की हैं। इसके तहत चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं और अन्य गतिविधियों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित जो भी नियम है कोविड-19 के मद्देनजर उनका पालन करना होगा। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की शुक्रवार को घोषणा कर दी गई। चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में 3 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर मतदान होगा। 3 नवंबर को दूसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे और आखिरी चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर 2020 को चुनाव परिणाम की घोषणा होगी। 10 districts will have 2 phases of elections for logistical reasons. 28 districts will have single phase elections. Patna and Bhagalpur districts will have elections in the first as well as second phase. 8 districts, namely Darbhanga, Madhubani, Purba Champaran, Paschim Champaran, Muzaffarpur, Vaishali, Samastipur and Sitamarhi will have elections in second and third phases. पहले चरण के लिए अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी होगी। 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 3 नवंबर को मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 7 नवंबर को मतदान होगा। कोरोना को देखते हुए नए सुरक्षा मानकों के तहत चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन भरे जा सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ऑनलाइन जमा कराना होगा। नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ 2 से ज्यादा वाहन नहीं जा सकते हैं। कोविड-19 महामारी के चलते विशेष परिस्थितियों में हो रहे विधानसभा चुनाव में इस बार वर्चुअल प्रचार का जोर होगा। पार्टियां बड़ी जनसभाएं नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोग एक साथ किसी के घर जाकर प्रचार नहीं करेंगे। Door-to-door campaigning has been restricted to 5 persons, including the candidate. Road shows are allowed, subject to the convoy being broken after every 5 vehicles. All election meetings and gatherings will have to adhere strictly to the health and safety protocols and shall be monitored at all levels by the election and health machinery in the field in the various districts of Bihar. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। बिहार की 243 सदस्य विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को खत्म हो रहा है। रविंद्र सिंह श्योरान, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच 3 चरण में चुनाव होंगे और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी समेत सभी दलों ने
इसका स्वागत किया है। आयोग ने कोरोना काल में होने वाले इन चुनावों के लिए विशेष तैयारियां भी की हैं और इसके मद्देनजर चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं और अन्य गतिविधियों में सुरक्षित दूरी का पालन जो है वो सभी को करना अनिवार्य होगा। कोरोना को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव बेहद असाधारण परिस्थितियों में हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल के व्यापक इंतजाम किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस बार एक बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता होंगे। इसके लिए 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर 1 घंटा अधिक यानी शाम 6 बजे तक चलेगा। कोविड-19 रोगी आखिरी घंटे में मतदान कर सकते हैं। In the elections in Bihar, postal ballot facility has been extended as an option to senior citizens aged 80 and above. We were wanting to extend it to people from 65 and above. Political parties had their own views, but ultimately what clinched the argument of not going for that this time is that because of the increase in the number of polling stations, already our manpower requirements had increased so significantly that we realized we may not be able to manage the 65 part. मतदान केंद्र में साफ सफाई के लिए साबुन और पानी की पर्याप्त मात्रा रखी जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और ईवीएम का बटन दबाने के मद्देनजर एक इस्तेमाल होने वाले हाथ के दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे। हर मतदान केंद्र के प्रवेश स्थल पर थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे। मतदान के लिए 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 40 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट, 6.7 लाख फेस शील्ड और 23 लाख जोड़ी दस्तानों की व्यवस्था की गई है। More than 7 lakh units of hand sanitizers, about 46 lakh masks, about 6 lakh PPE kits, 7.6 lakh units of face shields, and about 23 lakh hand gloves have been arranged. For the voters, that is 77.2 crore single-use hand gloves have been specifically arranged when they press the EVM, etc. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोरोना कंटेनमेंट जोन में रहने वाले मतदाताओं के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जहां भी जरूरत होगी डाक मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र के दौरान शानदार कामकाज के लिए लोकसभा सदस्यों के सहयोग की सराहना की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सदन के विधायी कामकाज को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय तक बैठने के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों का आभार। इस परिस्थिति के अंदर हमें जिस तरीके का सहयोग सभी दलों के नेताओं का मिला, सभी मान्य सदस्यों का मिला, सरकार का मिला, उसके कारण हम कम समय के अंदर ज़्यादा काम कर पाए और हमारी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी 167% रही, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी की खरीफ फसलों के बुआई क्षेत्र में हो रही बढ़ोतरी पर कोई असर नहीं पड़ा है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि चालू खरीफ मौसम में 1116 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसलें बोई गईं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 1066 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। देश में करदाताओं के लिए आयकर विभाग ने फेसलेस आयकर अपील की शुरुआत की। अब से सभी आयकर की अपील संपर्क विहीन माध्यम से निपटाई जाएगी। हालांकि बड़े टैक्स घोटाले, कर चोरी, गहन जांच के मामले, अंतर्राष्ट्रीय कर और काले धन से संबंधित अपील पुराने तरीके से ही निपटाई जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उस सुविधा से करदाता अथवा उनके वकील और आयकर विभाग के बीच किसी तरह का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा। मेरठ गाजियाबाद दिल्ली मार्ग पर चलने वाली देश की पहली रैपिड रेल ट्रांजिट RR2 ट्रेन का शुक्रवार को प्रथम मॉडल पेश किया गया। मेरठ गाजियाबाद दिल्ली
त्वरित मार्ग पर चलने वाली उच्च गति की इस रेलगाड़ी का निर्माण गुजरात में किया जा रहा है। ये रेलगाड़ी पूरी तरह से वातानुकूलित तथा पर्यावरण के अनुकूल होगी। और देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के करीब 15 लाख टेस्ट किए गए हैं। साथ ही उच्च रिकवरी दर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब तक कुल 47,56,164 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 81,177 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं रिकवरी दर बढ़कर 81.74% हो गई। ठीक होने वाले 73% नए मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल और असम से सामने आए हैं। और प्रख्यात गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार आज पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा। चेन्नई में से करीब 40 किलोमीटर की दूरी तिरुवल्लूर जिले में उनका अंतिम संस्कार होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत विभिन्न क्षेत्रों की अनेक हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। अपनी मधुर आवाज, बेमिसाल संगीत से हमेशा एसपी बालासुब्रमण्यम यादों में रहेंगे। दक्षिण भारतीय फिल्मों के लिए पहले से ही विख्यात पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम को हिंदी फिल्म संगीत प्रेमियों ने पहली बार फिल्म एक दूजे के लिए में सुना और अपना बना लिया। एक दूजे के लिए में गाए उनके सभी गानों को सुनने वालों का बेतहाशा प्यार मिला और फिर वो दक्षिण भारतीय फिल्मों के अलावा हिंदी के भी उतने ही अपने बन गए। पहली बार मिले हैं, मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। साथिया तूने क्या किया, दे लिया ये तूने क्या किया, दिल पे नहीं काबू, कैसा आंध्र प्रदेश के एक कला प्रेमी तेलुगु परिवार में जन्मे एसपी बालासुब्रमण्यम का पूरा नाम श्रीपति पंडित राध्यलु बालासुब्रमण्यम था और अपने चाहने वालों के बीच वो एसपीबी या बालू के नाम से जाने जाते थे। गायन का शौक उन्हें बचपन से था। गायन की दीवानगी उन पर इस तरह सवार थी कि इंजीनियरिंग के करियर पर उन्होंने गायन को ही वरीयता दी और एक बहुमुखी प्रतिभा के गायक, अभिनेता, वॉइस आर्टिस्ट बनकर फिल्म जगत पर लगभग 50 साल तक छाए रहे। उन्होंने तेलुगु, मलयालम, तमिल और हिंदी में समान सुगमता के साथ गाने गाए। शरीरा परा वेद विहारा जीवेश्वरा शंकरा नाद शरीरा परा। एसपी बालासुब्रमण्यम को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार तेलुगु सिनेमा के नंदी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वो पद्मश्री और पद्म भूषण से तो अलंकृत थे ही, 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान उन्हें सेंटेनरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इरफान, राज्यसभा टीवी। समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आज जयंती है। आज ही के दिन 1820 में पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में जन्मे विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर काफी जोर दिया। ये उनकी कोशिशों का ही नतीजा था कि विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 को पारित किया गया। लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए स्कूलों की एक श्रृंखला के साथ ही कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की उन्होंने स्थापना भी की।
एक शिक्षा शास्त्री के रूप में विशिष्ट योगदान करने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर का 29 जुलाई 1891 को निधन हो गया। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।